हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के एप्लीकेशंस क्या हैं, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, इवन एनसीईआरटी के बाहर भी जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम, उसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सॉल्व किया था। ठीक है। इस क्लास के अंदर हम लोग एक और जो इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है रियल नंबर का, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्लस एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ तो हमने लास्ट क्लास तक सीख रखा है, फंडामेंटल जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है हमने उसमें भी एचसीएफ को कैलकुलेट किया, तो फिर से एचसीएफ को क्यों लिया गया इसी क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, 9th क्लास तक आपने एक चीज की होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब भी करते हो, जैसे कोई एक नंबर मैंने लिया सपोज 36 और इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सो 2 18 टाइम्स, फिर हमारा हो गया 2 9 टाइम्स 18, फिर हमारा आ गया 3 टाइम्स 9 और ये हो गया 3 बन जा 3। मतलब जो 36 है उसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे लिखते हैं। ये आपने किया होगा 9th में किया होगा, उसके पहले की क्लासेस में भी किया होगा। ये आई थिंक आपने 5th 6th क्लास से 7th क्लास से ये सब करना शुरू किया होगा और आपने खूब सारा किया होगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और ये मेथड आपके सामने है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये जो नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है जो कि नॉन प्राइम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, जब हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो नॉन प्राइम होता है। क्या ऐसा हमेशा होता है? ठीक है, बस इसी को लेके हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हमने ये देखा कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स अगर हम लेते हैं, लाइक मैंने 2 लिया और मैंने 3 लिया, 2 आपका अलग प्राइम है, 3 भी आपका अलग प्राइम है, लेकिन जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 6। क्या 6 प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या आता है, जो आप प्राइम नंबर आप समझते हो तो आप यही पढ़ते हो कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो खुद से टर्मिनेट होते हैं और इटसेल्फ से टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जो नंबर ये प्रॉपर्टी पॉजेस नहीं करते हैं, जिन नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स नहीं बोलते। जैसे आपका 6 है, साफ साफ दिख रहा है कि एक इसका फैक्टर 2 हो गया, एक इसका फैक्टर 3 है, 1 सबका फैक्टर होता है एंड हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। मतलब 6 के हमारे 4 फैक्टर हैं और वो प्राइम की थ्योरी में फिट नहीं होता है। दैट मींस आपका 6 जो था वो प्राइम नंबर नहीं था और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये सारी चीजें जो आपने 9th या उससे पहले की क्लासेस में पढ़ी हैं, उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो आपके सामने है कि हमेशा दो नंबर्स जो प्राइम है उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको नंबर मिलता है वो प्राइम नहीं होता, वो हमेशा कंपोजिट होता है। लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, 2 है, 3 है, 6 है, तो हमने ऐसी एक जगह करके उसको कर लिया। जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, क्या बहुत बड़े नंबर्स पे हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं या फिर वहां पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्राइम नंबर, कोई बहुत बड़ा दो बहुत बड़े प्राइम नंबर, उनका जो मल्टीप्लाई है वो एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा जो कि कंपोजिट होगा। क्या हम उसको भी ऐसे ही जाके ओरल चेक कर सकते हैं क्या वो कंपोजिट ही है? ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दैट मींस हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा? थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ इसी पर्पस के लिए हमारे सामने है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। देखो, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा एक कंपोजिट नंबर मिलता है। दैट मींस अगर मैं इस पूरी लाइन को पलट दूं, ठीक है, रिवर्स फॉर्म में बोलूं कि दो नंबर्स के प्राइम से आपको कंपोजिट मिलता है, तो हम कंपोजिट को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसी स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है, जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अगर मैं उसको रीस्टेटमेंट करूं तो मैं यही बोलूंगा ना, दैट एवरी कंपोजिट नंबर लाइक 36, every composite number
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी हम जब कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राइम जो नंबर्स मिलते हैं प्राइम मिलते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपको हमेशा कंपोजिट नंबर मिलेगा। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरह से डेफिनेशन सा हो गया, एक हमें स्टेटमेंट मिल गया। और ये स्टेटमेंट आपका एक तरह से आपका बेस क्रिएट करता है टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में जानते हैं, अदरवाइज यही होता है जिसको हमने भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक थ्योरी है जो हमारी बुक्स में भी है, उसी को लिख के हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी composite number can be expressed, every composite number can be expressed as a product of prime। every composite number can be expressed as a product of prime। ठीक है, इसको हमने अभी देखा कि 36 है तो 2 into 2 into 2 3 into 3 सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। every composite number can be expressed as a product of prime। आगे है आपका this factorization is unique। this factorization is unique का मतलब क्या है? this factorization is unique का मतलब है अगर हम 36 का फैक्टराइजेशन करते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन, 36 के फैक्टर्स तो और भी हैं, प्राइम फैक्टर्स और नॉर्मल फैक्टर्स में डिफरेंस समझना। ये जो है आपके, जैसे अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अगर 36 देखा जाएगा तो उसमें सिर्फ दो नंबर आएंगे, 2 एंड 3। भाई 36 के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 है या तो 3 है, ये तो 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम 36 के नॉर्मल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें ऐसे नंबर्स भी आएंगे जो आपके नॉन प्राइम है, मतलब कंपोजिट है। जैसे आपका 6 हो गया, रैंडम ले लेते हैं, 12 हो गया, 18 हो गया, 9 है आपका। ठीक है, तो ये नंबर्स भी तो आपके 36 के फैक्टर्स हैं। हम इन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को लेके यहां पे जाना है। ठीक है, तो यहां पे जब हम ये लिखते हैं दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, अपार्ट from the order in which they occur। मतलब वो जिस ऑर्डर में आते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं। सो द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। मतलब अगर हम 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 into 2 into 3 into 3, इन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स है ना वो यूनिक हैं, प्राइम फैक्टर्स। मतलब 36 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आएगा, 3 आएगा, और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब ये तो यूनिक है बट इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, मींस we can write 36 as 3 into 2 into 2 into 3। बहुत से मेथड से लिख सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपको अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनता है, और वो जिन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनता है वो यूनिक होते हैं। मतलब 36 के प्राइम नंबर्स में सिर्फ दो नंबर्स आएंगे जो प्राइम होंगे, और वो कौन कौन है? 2 and 3। तीसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो अब यहां पे छोटा नंबर है तो ये चीज हम ऐसे कह सकते हैं, इतने आसानी से, इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत बड़ा कोई कंपोजिट नंबर होगा और उसके हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो वहां पे हम कैसे श्योर हो जाएंगे? नहीं, ये जो बड़ा सा कंपोजिट नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ यही लोग आएंगे। तो वहां पे श्योर होने के लिए हमको क्या चाहिए? वहां पे श्योर होने के लिए हमको यही चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये एक तरह से आपको श्योरिटी देती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही हैं
कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, वो आपको भी पता चलेगा, तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आपके लिए बस इतना ही है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जिन प्राइम फैक्टर से बनता है उसके अलावा उसमें कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। और ये जो श्योरिटी है वो आपको कौन देता है, ये श्योरिटी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देता है। तो कभी भी अगर आप बोलोगे, जैसे अगर आपको बोलना है कि सिक्स किन दो प्राइम फैक्टर से मिलकर बना है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि जो 6 है वो 2 और 3 से बना है। फिर क्या इसमें कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट 6 can be expressed as a product of 2 and 3. Those are prime, which are prime, and no other prime numbers used in this factorization, in this prime factorization. तो ये जो श्योरिटी है, ये जो गारंटी है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जिन प्राइम नंबर से बनता है उन्हीं से बनता है, कोई और नहीं आएगा, ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन जब आप समझो, अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जहां पर आपको इस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है प्रूव, चेक और प्रूव वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की अगर हम पावर लगा दें, जैसे 6 की पावर 1 लगाओगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगाओगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 लगाओगे तो 216 आएगा, और ऐसे आता ही चला जाएगा। हमें यह बताना है कि n में कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने बोला है फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब ये जो n है ना, ये एक नेचुरल नंबर है और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि n में कुछ भी हम लगा दें, लेकिन 6 पावर n जो लास्ट में आएगा, जो आंसर आएगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने यहां पे देखा ना, 6 पावर 1 आपका 6 हो रहा है, 6 पावर 2 आपका 36 हो रहा है, 6 पावर 3 आपका 216 हो रहा है। लेकिन ये कोई लिमिट थोड़ी है, आप पावर बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, पावर तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जाके आपका 6 पावर 10 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर, या बहुत आगे जाके 6 पावर 1000 आएगा, ऐसा कोई नंबर, हम कैसे श्योर हैं कि जब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा? ये आपको प्रूव करना है। तो आप ऐसे लिख के प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आप कितना प्रूव कर दोगे, आपके पास टाइम है, आप 1000 तक प्रूव कर दोगे, 10,000 तक लिख दोगे, कभी ना कभी आप रुकना पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर आप प्रूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको यहां पे कुछ थ्योरेटिकल ऐसा देना है कि जो वैलिड हो, कि हाँ n में हम कोई भी नंबर लगा दें, लेकिन कभी भी जो आपका 6 है उसमें पावर लगाने पर वो 0 से टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से सॉल्व होगा। कैसे, देख, और उससे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आपको ये कराऊंगा, अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जैसे 5 पावर n है, ठीक है, कि ये भी भाई कभी आपका 0 से टर्मिनेट नहीं होगा। 15 पावर n है, ये भी कभी 0 से टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज बताने जा रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चंस में उसी चीज को अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको 10 के बारे में जान लेना है। ठीक है, 10 ही इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। 10 जो है, पहली चीज तो ये नंबर कौन सा है, 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जो आपका 10 है ये क्या हो गया, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमने 10 को ही यहां पे क्यों लिया, क्योंकि 10 वो पहला नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है। 10 वो पहला पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लास्ट में आपका 0 आता है। 0 आने की वजह से आपको 10 को लेना है। तो 10 किससे बनता है, 10 जिन दो प्राइम फैक्टर से बनता है, उसमें एक है 2 और एक है 5। मतलब ये पूरा जो सॉल्यूशन होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, वो 10 पे डिपेंड करता है, 10 के प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा 10 के प्राइम फैक्टर्स में एक 2 और एक 5 है, बाकी कोई प्राइम फैक्टर तो है नहीं। ठीक है, तो 10 को बनाने के लिए कम से कम एक 2 चाहिए और कम से कम एक 5 चाहिए। मतलब अब ये कम से कम क्या चाहिए, मतलब है, अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 में क्या है, 100 में 2 बार 2 आता है और 2 बार 5 आता है। 100 भी एक तरह से 10 ही तो है। 100 में कितने 10 है, 2 10 हो जाएंगे। मतलब इनिशियली 10 बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 1 2 और एटलीस्ट 1 5 चाहिए। एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5। देखो कैसे अब हम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का यूज करते हुए, इस छोटी सी नॉलेज का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, रट जाएगा आपको।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है वी कैन एक्सप्रेस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। जो 6 है उसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 6 आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। आगे लिखना है this prime factorization is यूनिक। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यहां पे हेल्प लो, ठीक है। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। मैंने एफटीए लिख दिया, आप मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that, ठीक है, this prime factorization is unique, fundamental theorem of arithmetic guarantees, ठीक है, बस इतना, fundamental theorem of arithmetic guarantees this, यानी ये जो गारंटी देता है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, ये कौन गारंटी देता है, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देता है, ठीक है। आगे अब जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, टू एंड विद 0 a number must, ठीक है, ध्यान रखना, टू एंड विद द डिजिट 0 a number must contain at least 1 2 and 1 5। किसी भी नंबर को अगर 0 से टर्मिनेट होना है तो कम से कम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। अ नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 2 and 1 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के लास्ट में पावर लगाने पे 0 आए, ये तभी पॉसिबल है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 दोनों हो, बाकी कोई होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो नंबर पावर लगाने पे 0 से खत्म होगा। तो यहां पे जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें 2 तो है, कौन मिसिंग है, 5 मिसिंग है। सो यहां पे आपको बताना है, सो 5 इज मिसिंग हेयर। जो 5 आपका है वो यहां पे मिस है, 5 इज मिसिंग हेयर। तो बस हो गया कि किसी भी नंबर को 0 से, टू एंड विद द डिजिट 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से खत्म होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अ नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 2 and 1 5। कम से कम एक 2 और एक 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना ही चाहिए। अगर एक 2 और एक 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है, दैट मींस आपका जो नंबर है उसके ऊपर पावर लगाने पे वो 0 से खत्म होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, पावर में आप कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो बस यहां पे आपका प्रूव हो गया कि भाई 5 मिसिंग है, होना चाहिए कम से कम एक 2 और एक 5, यहां पे 5 मिसिंग है। अगर 5 मिसिंग है तो बस डिक्लेयर कर दो, सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए आपका 6 पावर n कभी भी 0 से टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए कैसे आपको इस तरह से क्वेश्चंस को डिक्लेयर करना है कि नहीं भाई ये 0 से खत्म नहीं हो सकते, आपके सामने, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन जल्दी से हम लोग करेंगे एक और नंबर्स के साथ में, ठीक है। देखो अगर कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे अगर आपको 5 पावर n के लिए दे दें तो क्या करेंगे, अगर आपको 15 पावर n के लिए दे दें तो क्या करेंगे, सब में सेम थ्योरी आनी है, ठीक है। सब में आपको सेम थ्योरी लानी है। 5 पावर n करेंगे तो पहले आप बताओगे कि 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सिर्फ 5 ही होगा, वहां पे तो कुछ है ही नहीं।
5 into 1 हम लिख नहीं सकते बिकॉज 1 इज नीदर 5 प्राइम नॉट कंपोजिट। तो 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 है, और किसी भी नंबर को सेम वही आपको थ्योरी बतानी है कि 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका कौन है, सिर्फ 5 है, और किसी भी नंबर को 0 से खत्म होने के लिए एटलीस्ट 1, 2 और 1, 5 होना ही चाहिए इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे कौन मिसिंग है, वहां पे 2 मिसिंग है, ठीक है। 5 वाले नंबर में क्या है, एटलीस्ट 1, 2 एंड 1, 5 के अकॉर्डिंग हियर 2 इज मिसिंग, हियर 2 इज मिसिंग। कम से कम एक 2 और एक 5 दोनों होने चाहिए। तो आपके 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 तो है बट 2 मिस हो गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 5 पावर n कभी भी आपका 0 से टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। आप n में कुछ भी लगा दो, देख लो 5 पावर 2 हम करते हैं 25 आ जाता है। कुछ छोटे छोटे नंबर्स हम देख लेते हैं, 5 पावर 3 हम करेंगे 125 आ जाएगा, ठीक है। 5 पावर 4 हम करेंगे तो 625 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हम कितना करेंगे, ठीक। तो 5 से थोड़ा सा लगता है अच्छा 5 है मतलब ये 0 से शायद टर्मिनेट हो जाए, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 आता है, 2 मिसिंग है, और जब तक एक 5 और एक 2 दोनों नहीं होगा किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में, उसके ऊपर कोई भी पावर लगाने पर वो कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 15 में कर लेना है। जब 15 में करोगे तो क्या करोगे, 15 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन पहले दिखाओगे कि 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। बिल्कुल थ्योरी है आपको लिखनी पीछे वाली कि वी कैन एक्सप्रेस 15 एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक which guarantees that we can express a composite number in the prime factorization and all that, and no other prime factors of 15 can be, ठीक है। तो यहां पे कौन मिसिंग है, एक 2 और एक 5 की वजह से यहां पे 2 मिसिंग है, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखा देना है हियर 2 इज मिसिंग, ठीक, क्योंकि एक 2 और एक 5 होना चाहिए कम से कम 0 से खत्म होने के लिए। हियर 2 इज मिसिंग, so we cannot 15 power n cannot terminate with 0 for any natural number n, ठीक। तो सबका थ्योरी आपका वही है, 10 जो होए वो 5 और 2 से बनता है, उसी को बेस मान के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंधे पे हाथ रख के उसको गारंटी के लिए यूज कर लेंगे, और बस आपका ये क्वेश्चन जितने भी हैं 5 पावर n, 4 पावर इवन 4 पावर n का क्वेश्चन, ठीक है, शायद एनसीईआरटी में है भी वो। 4 पावर n को जब आप दिखाओगे तो 4 का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेंशन कैसे होगा प्राइम फैक्टर्स में, 2 into 2। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मींस कोई और प्राइम फैक्टर 4 के एक्सपेंशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पे कौन मिसिंग है, 4 वाले में 5 मिसिंग है, ठीक है। यहां पे आपको दिखाना है हियर 5 इज मिसिंग, 5 इज मिसिंग, और अगर 5 मिसिंग है एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 1, 2 और 1, 5 होना ही चाहिए। 1, 2 तो है बट 5 मिसिंग है, तो बस ये नंबर भी आपका n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी 0 से खत्म नहीं होगा। सिंपल सा आपको ये थ्योरी यहां पे रट के रखनी है, और सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पे ये थ्योरी आपको लिख लेनी है, ठीक है। बस अपने हिसाब से चेंजेस करते रहना, जब 6 है 15 होगा तो 3 into 5 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहना है, ठीक है। फिर आपको सब बताना है ये सारी चीजें वही, और जैसे 15 में 2 मिसिंग है तो हियर इज 2 इज मिसिंग, ऐसे बता के क्वेश्चन आपको फिनिश कर देना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट विद सम टेक्निकल टेक्निकल आप क्या कह सकते हो, कुछ टेक्निकल कंडीशंस के साथ में, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, मीनिंगफुल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके किया गया है, फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। चलो क्या है अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ओके। लार्जेस्ट नंबर, उससे पहले थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। वैसे तो आप एचसीएफ सीख चुके हो आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, सो एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एचसीएफ और एलसीएम आप ऑलरेडी निकालना जानते हो, लेकिन हमारा एनसीईआरटी के अंदर एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा वो भी फैक्टर्स के फॉर्म में, उसको भी देख लो। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है और एलसीएम के लिए क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला पहले आपको बताता हूं, फिर हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। देखो पहली चीज एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ नॉर्मली क्या होता है, अगर हम दो नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने 27 ले लिया और दो नंबर्स हमारे हैं जिनका हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, और हमने ले लिया किसको 36, हाँ ठीक है, 36 और 27 को लेते हैं।
इसका अगर हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? HCF के लिए आपको ऐसे करना है, देखो 20 वैसे तो आप जानते ही हो, अभी हमने जो लेटेस्ट किया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो, या फिर प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से 27 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3, 36 को हम कैसे लिखते हैं? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपका 36 हो गया। अब इसका जब हम HCF निकालेंगे, HCF का मतलब है हाईएस्ट बट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स कॉमन होने चाहिए। तो यहां पे कॉमन कौन कौन है? आपका 3 कॉमन है और आपका 3 कॉमन है, ये 3 यहां पर है बट यहां पे नहीं है, यहां पे 2 है बट वहां पे नहीं है। इसका मतलब इसका जो HCF होगा, एक इस पेयर से 3 आ जाएगा और एक इस पेयर से 3 आ जाएगा, और HCF कितना हो जाएगा? 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का है वो 9 है, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 9 27 को भी डिवाइड करेगा, 9 36 को भी डिवाइड करेगा। 9 के पहले कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों को डिवाइड करेंगे, बट 9 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 27 और 36 को डिवाइड करे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ HCF। LCM क्या होगा? सेम, अगर हम इन्हीं दोनों नंबर्स के LCM की बात करते हैं, सेम आपको उसी से फिर से जाना है, ठीक है। तो 36 के लिए हमने क्या किया? 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 36 था। 27 क्या था आपका? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। LCM में समझना, उसी से डेफिनेशंस बनी है। LCM क्या करता है? पहले कॉमन पार्ट को लेता है, जैसे इसमें ये ले लिया तो यहां पे आपका हो गया 3 और 3, दोनों पेयर से एक एक 3 आ गया। इसके बाद 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, मतलब जो बचा हुआ है सारा कुछ यहां पे आपको ले लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, सब ले लेना है, कॉमन को एक बार लेना है, बाकी सबको ले लेना है। ये LCM है आपका। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 54 2 जा 108, मतलब इसका LCM कितना आ जाएगा? 108। तो HCF कहता है कि 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन HCF कहता है कि 108 वो पहला नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, ये समझ के रखना है। 27 और 36 इनका जो HCF है वो पहले ही आ गया, तो HCF कहता है कि जो 9 है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा जो आपका 108 है। 108 का मतलब है कि ये वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वहां पर जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड करता है देन ये इसका HCF है, और अगर ये नंबर इनसे डिवाइड होता है तो ये इसका LCM है, ठीक। तब आप उन प्रॉब्लम सम्स को अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं होगा कि ऐसा है और आप HCF निकाल दो, या फिर ऐसा है आप LCM निकाल दो, तुम्हें समझना होगा, उसके बाद आप उसको लगा पाओगे, ठीक है। चलो, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक। देखिए डेफिनेशन है क्या? जो HCF LCM का डेफिनेशन है वो ये है। HCF क्या होता है? HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने वहां पे क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट, ठीक है, एक मिनट। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। जो HCF होता है वो ये कहता है कि जो स्मॉल आपके वो हैं नंबर्स की, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है उनके जो स्मॉलेस्ट जो पावर आपके कॉमन फैक्टर्स है उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है, हम सिर्फ उसको लेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से अगर इसको करते हैं तो देखो, मैंने लिया 36 और 27, एक्सपेंशन प्रोडक्ट उसको लिखो पावर फॉर्म में, सो 36 क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2, 27 क्या हो जाएगा? 3 पावर 3, ठीक। तो HCF क्या कहता है? आपको प्रोडक्ट करना है किसका? स्मॉलेस्ट पावर का। किसकी स्मॉलेस्ट पावर? जो कॉमन फैक्टर्स है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दो, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में कौन आता है? कॉमन में सिर्फ 3 तो आपका ऐसा है जो कॉमन है, क्योंकि 2 तो दोनों में है नहीं। अब उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको लेना है, तो स्मॉलेस्ट पावर आपका है 3 पावर 2, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो बस ये आपका आंसर आ गया। 3 पावर 2 कितना हो गया? 9, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये आपका हो गया एचसीएफ का फॉर्मूला। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर involved in numbers। दोनों नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है आपको, सॉरी यहां पे स्मॉलेस्ट तो नहीं किया ना, लार्जेस्ट, उनकी जो लार्जेस्ट पावर है हमें उसका प्रोडक्ट करना है। ध्यान रखना वहां पे सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर्स जो है सिर्फ उन्हीं की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है, लेकिन एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है? जो लार्जेस्ट पावर है, जितने भी नंबर उसमें इन्वॉल्व है, एवरी प्राइम फैक्टर, हर नंबर का जो लार्जेस्ट पावर है उसकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर इसी का हम एलसीएम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो आते हैं कॉमन पावर पे। कॉमन में आपका 3 है, लेकिन हमें लार्जेस्ट को पकड़ना है, तो 3 में हम किसको लेंगे? 3 पावर 3 को, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद हर एक नंबर को लेना है, तो 2 भी तो आ रहा है, कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं। ये कहता है एवरी प्राइम फैक्टर, एवरी प्राइम फैक्टर में आपको 2 को भी लेना है, तो 2 की तो पावर और कोई है नहीं, तो आप उसी को ले लोगे। मतलब ये आपका कितना आ जाएगा? यहां से आएगा 27, और ये आपका हो गया इंटू 2 इंटू 2, तो 54 और 108। तो ध्यान रखना है एचसीएफ में भी आपको प्रोडक्ट करना है, एलसीएम में भी प्रोडक्ट, लेकिन एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर है सिर्फ उनको लेना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। लेकिन जब आप एलसीएम में आओगे तो एलसीएम में आपको प्रोडक्ट लेना है, पहली चीज तो लार्जेस्ट पावर का। किसकी लार्जेस्ट पावर? सबकी, जितने भी नंबर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर्स उन दोनों नंबर्स में इन्वॉल्व हैं, हर नंबर की जो लार्जेस्ट पावर है आपको उसका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको कुछ नंबर दिखा देता हूं, जैसे एक नंबर हो गया हमारे पास 5436, ठीक है। ये एक नंबर आपका है, दो नंबर लाइक 54 एंड 36। अगर हमें इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो 54 को हम पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, वो भी पावर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 54 कितना होता है? 54 आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 आप करोगे, पहले वैसे कर लो। ये आपका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, मतलब पावर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पावर 3। 36 को हमने अभी किया था, 36 आपका हो जाएगा 9 इंटू 4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 पावर 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 पावर 2। अब इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की डेफिनेशन के हिसाब से हमें स्मॉलेस्ट पावर को लेना है, लेकिन वो जो कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 2 भी है, दोनों में कॉमन 3 भी है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर को पकड़ना है। स्मॉलेस्ट पावर के हिसाब से आपका 2 हो जाएगा, 3 जो है उसके हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा? यहां पे 2 हो जाएगा। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18। ये तो हमारा एचसीएफ आ गया। अगर सपोज दैट यहां पे 5 होता, ये कोई नंबर ऐसा होता कि उसमें 5 भी होता, मान लो ये आपका 180 हो जाता, अगर ये 5 होता तो हम इसको इग्नोर कर देते एचसीएफ के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एचसीएफ सिर्फ कॉमन्स को ही लेता है, जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लेगा, ठीक है, एचसीएफ के केस में। चलो 5 तो है नहीं, इसकी बात नहीं करते। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम सारे नंबर्स को लेता है, ठीक है, लेकिन उनकी लार्जेस्ट पावर को, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो कॉमन ना हो, सबको। कौन कौन इन्वॉल्व है? इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, सबको लेना है। आपको 2 को भी लेना है और आपको 3 को भी लेना है, अगर कोई और होता उसको भी लेना है, सबको लेना है, ठीक। कॉमन से मतलब नहीं है, एलसीएम में सबको लेना है और सबकी लार्जेस्ट पावर, तो 2 की लार्जेस्ट पावर 2 है वो ले लो, 3 की लार्जेस्ट पावर 3 है वो ले लो। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27, 2 जा 54 एंड 2 जा 108। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 108 आ गया, एचसीएफ 18। मतलब 18 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और 108 वो सबसे पहला नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड
होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब भी समझना है, तब आपको ये क्वेश्चन लगाना है, तब अच्छे से लग पाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रॉब्लम सम वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उस पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला और रह गया, ठीक है, वो भी जान लो। ये आपका फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड टू नंबर्स, यानी बल्कि उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, दो नंबर्स और उनके एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन बहुत सिंपल सा है, आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ये है। लेकिन ये आपका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ दो नंबर्स पे ही अप्लाइड है। अगर दो नंबर्स हैं तो आप उनका एलसीएम निकाल लो, उनका एचसीएफ निकाल लो और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। ठीक है, अभी हमने पीछे किया, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अरे बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, हाँ बड़े बड़े नंबर हैं, चलो जल्दी से कर लेते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 और 36, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 2 32, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 1 16। तो अगर मैं नंबर्स का प्रोडक्ट करता हूं तो 4 6 9 1 1964 आ रहा है। अगर मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, फिर 1 8 जा 8 0 1, तो ये आपका 4 आ गया, 8 6 4 आ गया, 8 6 14। ठीक है, 8 8 जा 64, ठीक है, 6 4 आ रहा है, एक बार अलग से कर लेते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से आना चाहिए भाई। ये कितना है 54 36, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 5 जा 30 एंड 2 32। ठीक है, 3 4 जा 12, ओके यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, ये आपका 3 4 जा 12 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 3 4 जा 12, 2 3 5 जा 15, 1 16, सो 2 and 2 ये आपका 4 आ जाएगा, सो 1944। जल्दी से देखते हैं, 108 और 18, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये आपका हो गया 1 8 जा 8 0 और 1 1 जा 1, ये 4 आ गया, 8 6 14, 9 और 1 1944 1944। ठीक, तो दो नंबर्स का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल आता है, तो ये एक रिलेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स के अंदर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका रिलेशन है वो सिर्फ दो नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स पे नहीं एप्लीकेबल है। चलो, तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब है वो नंबर सबसे पहला जो दो नंबर से डिवाइड होगा, एचसीएफ का मतलब है वो बड़े से बड़ा नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर फिर आप ये प्रॉब्लम सम्स कर पाओगे। अब यहां पे पहला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 7, यानी वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब एचसीएफ। ठीक है, जब कोई नंबर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करेगा मतलब एचसीएफ निकालना है, जब कोई नंबर किन्हीं दो नंबर से डिवाइड होगा मतलब अगर ये दोनों किसी को डिवाइड करेंगे जाके, तो एलसीएम निकालना है इनका। तो यहां पे एक नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा यानी एचसीएफ निकालना है, लेकिन जब वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, मान लो वो नंबर n है, तो अगर n 853 को डिवाइड करेगा तो इनके हिसाब से रिमाइंडर 7 आएगा, और अगर n आपका 385 को भी डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, इसका मतलब अगर इसमें 7 कम होता तो रिमाइंडर 0 आता ना, और अगर इसमें भी 7 कम होता तो रिमाइंडर 0 आता। तो हम क्या करते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, टू गेट और फाइंड द नंबर, टू गेट द नंबर वी विल फाइंड व्हाट, एचसीएफ, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जीसीडी। वी विल फाइंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 853 माइनस 7, कितना आ जाएगा 853 माइनस 7, 3 इधर से चला गया, बचा 50 और उधर 4, यानी ये आपका हो गया 856 एंड फिर आपका कितना है 385,
385 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 5 इधर चला गया बेटा 80 और 2 और चला गया, ये आपका हो गया 378। तो आपको 856 और 378 का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। चलो, ओ 856 नहीं 846 आएगा ना, 3 उधर चला गया 50 और पीछे चलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 846। चलो ये आपका आ जाएगा 846 यहां पे, तो 846। तो बस तुरंत आप इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालने के लिए आप वापस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का भी यूज कर सकते हो, या फिर जो अभी बताया उसका यूज कर सकते हो। तो यहां पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका हो गया 378 और इसको डिवाइड करना है 846 को एचसीएफ निकालने के लिए। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम 3 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम। 2 8 जा 16, ठीक है। 1 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, 1 15, ओके। 2 15, 2 3 जा 6 एंड 1 7। तो ये हो गया 0 14 माइनस 5 9। 9 से अगर हम 378 को डिवाइड करेंगे तो 9 आपका 378, 4 टाइम तो 4 9 जा 36, 360। मतलब कितना बचा, वहां पे 8 बचा, वहां पे 1 बचा और 90, 18 5 जा 90, ये कट गया आपका, ठीक है। तो आपका एचसीएफ आ गया 18। 2 बार आपको लेमा लगा देना है, मतलब ये हो जाएगा 846 इज इक्वल टू 378 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 90, रिमाइंडर 0 नहीं है, सो 378 इज इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 18, रिमाइंडर 0 नहीं है, सो 90 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0, रिमाइंडर हमारा 0 है। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो हो गया 18, और जो एचसीएफ है वही हमारा नंबर आएगा आंसर में, ठीक है। साफ है, 18 वो नंबर है। अब जब वो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो दोनों बार 7 रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपको निकालना क्या है, और फिर थोड़ा सा समझना है कि अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो हटाने पे वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बस हमने उनका एचसीएफ ना निकाल के 7 7 माइनस करके इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। चलो ओके, आंसर भी तो है यहां पे, ठीक है 18, ठीक है। चलो अगला है आपका फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 4 and 3। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में दोनों बार 7 आ रहा था, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका क्या है कि कोई नंबर है वो जब 280 को डिवाइड करता है, वो नंबर जब आपका 280 को डिवाइड करता है, मान लो n एक नंबर है, वो जब 280 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में कितना आता है 4, और यही नंबर जब 1 2 4 5 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में कितना आता है 3, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि 280 में 4 बच जा रहा है और इसके अंदर 3 बच जाता है, तो 280 में रिमाइंडर 0 तब आएगा जब उस 4 को हटा देंगे, और इसमें भी रिमाइंडर 0 तब आएगा जब 3 को हटा देंगे। तो बस यही आपको प्रोसेस यहां पे लिख के कर देनी है, ठीक है। सब कुछ वही है। टू गेट द नंबर वी विल फाइंड क्या, फिर से एचसीएफ या एलसीएम, क्योंकि नंबर डिवाइड करता है मतलब एचसीएफ, ठीक है। सो टू गेट द नंबर वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 280 माइनस 4, ठीक है। 280 माइनस 4 कितना हो जाएगा 276 ना, 276 यही होगा 276, हाँ ठीक है। एंड 1 2 4 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 2 एंड 4 2। इनका हम एचसीएफ निकाल देंगे और हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से निकाल के आंसर मैच कर लेते हैं अपना। तो क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का ही यूज करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 276, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 276 से हम क्या करेंगे, 276 से 1242 को डिवाइड कर देंगे, 1242, ठीक है। कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 2 जा 12, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको ले जाते हैं 6 2 जा 12, 6 टाइम ले जाएंगे, 5 टाइम, 5 2 जा 10, वो भी ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24, बचा 2, 4 7 जा 28 और 2 33, 4 2 जा 8 एंड 3 11, ठीक है। ये हो गया 8, यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 1, ठीक है। ये आपका आ गया इतना। चलो इसको जल्दी से करके
फिर इसको एल्गोरिदम लगा देते हैं, फिर इससे हम 276 ऑब्वियस 1 टाइम जाएगा, तो 2 नहीं 1 नहीं 2 टाइम्स लग रहा है और शायद सीधे सीधे कट हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, सीधे कट गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बस इसी को आपको यहां पे अप्लाई कर देना है, ठीक। आपको इसी को दो लेमास में कन्वर्ट कर देना है, तो 1 2 4 5 इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 सॉरी 1 2 4 2 1 2 4 2 इज इक्वल्स टू कितना 276 इंटू 4 प्लस 138, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड करो कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब 276 इज इक्वल्स टू 138 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0, मतलब यहां पे जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है 138, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ ही हमारा नंबर है, सो नंबर इज आल्सो 138। 138 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा जो ओरिजिनल नंबर है, तो एक बार 4 बचेगा और एक बार 3 बचेगा, ठीक है। हाँ 138 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें निकालना क्या है, फिर रिमाइंडर वगैरह अगर बच रहा है तो आपको उसको हटा देना है, और उसके बाद आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे है अ मेसन, ठीक है, जो घर बनाता है, मेसन हैज टू फिट द फ्लोर ऑफ अ हॉल, ठीक है, कोई हॉल है आपका बड़ा सा, फ्लोर ऑफ अ हॉल विद स्क्वायर मार्बल, मतलब जो टाइल मार्केट से वो लाएगा वो स्क्वायर शेप का कोई टाइल होगा, ठीक है, उस स्क्वायर शेप टाइल को यहां पे लगाएगा ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, कितना बड़े से बड़ा टाइल हम लगा सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द हॉल इज 30 बाय 14, 30 इसका लेंथ हो गया, 14 इसका ब्रेथ हो गया। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल, हमें बताना है कि कितने टाइल यहां पे लगेंगे, प्लस जो टाइल का साइज है वो कितना होगा, यानी इस टाइल का साइज हमको नहीं पता, लेकिन ये स्क्वायर टाइल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो है वो क्वेश्चन आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का। देखो इन्होंने बोला है कि यहां पे आपको टाइल लगाने हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये हमेशा हिट तो नहीं करेगा। एचसीएफ का मतलब है कि एचसीएफ जो दोनों नंबर हैं उसमें छोटे नंबर से भी छोटा ही होगा या फिर छोटे नंबर के इक्वल हो सकता है। मतलब क्या इस कमरे के अंदर हम 14 बाय 14 का टाइल लगा सकते हैं, मान लो लगा सकते हैं, तो 14 बाय 14 का एक टाइल तो इतना ही बड़ा हो जाएगा, तो अगले में जगह नहीं बचेगी, मतलब आपका आंसर 14 तो हो नहीं सकता, इससे कम ही रहेगा। दैट मीन्स हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो टाइल का साइज, अच्छा ओरल अगर करें तो हमें पता 14, अगर 14 की बात करें तो अगर हम यहाँ पे 1 1 के टाइल लगाना शुरू कर दें तो 1 1 टाइल के आपके लगाओगे तो 14 टाइल लग जाएंगे, इधर आओगे तो 30 सॉरी ऐसे 30 टाइल लग जाएंगे, ऐसे आपके 14 लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है हमें लार्जेस्ट देखना है, यानी हम 1 बाई 1 का टाइल नहीं लेंगे। 2 के लिए देख लेते हैं, 2 में लग जाएगा, अगर आप ऐसे लगाओगे 2 2 के तो 30 है, मतलब 15 टाइल लग जाएंगे, ऐसे आप लगाओगे 2 2 के कितने लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे। तो ऐसे अब हमारे लिए 1 नहीं है 2 आंसर हो सकता है, मे भी आगे भी कुछ हो, मतलब एचसीएफ निकाल लो, सीधे आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। तो आपको सीधे बताना है कि जो लार्जेस्ट साइज जो है, ठीक है, साइज ऑफ लार्जेस्ट टाइल, साइज ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज इक्वल्स टू HCF of 30 एंड 14, जो 30 और 14 का HCF है वो बेसिकली लार्जेस्ट टाइल का साइज हो जाएगा। सो 30 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, ठीक है, सीधे हम इस पे एल्गोरिदम लगा देते हैं। 30 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, 14 2 जा 28 2 जा 30, सॉरी 28 प्लस 2 30, 14 क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो 14 इधर आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 0, तो बस ये आपको मिल गया। मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF है वो कितना आ गया 2, इसका मतलब जो साइज ऑफ टाइल है वो 2 बाई 2 का हो जाएगा। हमें 2 बाई 2 फीट का एक टाइल चाहिए और वो हम इस पूरे रूम में लगा सकते हैं, लेकिन साथ में हमें नंबर ऑफ टाइल भी पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टाइल के देखो क्या करेंगे। अब नंबर ऑफ टाइल के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम, जिस रूम में हमको टाइल लगाना है वो, एंड डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया निकाल दो, मींस 30 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टाइल स्क्वायर शेप का है इसका मतलब साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपका हो गया 215 टाइम और ये हो गया 2 7 जा मींस 105, इतने टाइल्स हमको चाहिए होंगे। तो इसका मतलब एक आंसर आपका हो गया 2/2 फीट का टाइल चाहिए और एक आंसर हो गया जो नंबर ऑफ टाइल है वो आपको कितने चाहिए 105। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं 2/2 एंड 105। एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूं फिर से। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है कि इन अ सेमिनार, ठीक है क्वेश्चन कर तो नहीं था, ठीक है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स, किसी सेमिनार में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इनके पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ लोग हैं 60, ओके, हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के हमारे 84 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैथमेटिक्स के हमारे 108, ठीक है, मैथ्स का सबसे ज्यादा है। इतने पार्टिसिपेंट्स किसी सेमिनार में पहुंचते हैं, अब फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, मतलब किसी कमरे के अंदर उनको रोकना है किसी होटल में, हर होटल में ज्यादा से ज्यादा लोग रोकने हैं लेकिन वो सेम नंबर ऑफ सेम सब्जेक्ट्स के होने चाहिए, ठीक है, मतलब मान लो आप हर कमरे में 10-10 लोगों को रोकते हो तो 10-10 लोग जो होंगे तो हिंदी के ही होने चाहिए वो 10, या फिर वो 10 इंग्लिश के ही होने चाहिए या फिर वो मैथ्स के ही होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे, अब क्या हम एक, मैंने क्या बताया था एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, सबसे पहले आप क्या करो छोटा वाला नंबर पकड़ो और ये देखो क्या ये आंसर हो सकता है या फिर क्या आंसर इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। अगर मैं 60 की बात करूं, मान लो हम सीधे सारे हिंदी वालों को एक ही कमरे में भर देते हैं, उसी में रोक देते हैं, अगर ऐसा किया तो हिंदी वाले तो एक कमरे में ठहर जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है हर कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर्स या पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। अगर एक कमरे में 60 लोग हैं तो इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में जब एक कमरे में 60 रोक दोगे ना तो बचेंगे कितने 24, और इन्होंने कहा है सेम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, तो ये तो करेगा नहीं, मतलब 60 नहीं हो सकता, 60 से ऊपर आप एक कमरे में रोक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हिंदी वाले तो 60 ही हैं, 60 से ऊपर कैसे रोक दोगे, इसका मतलब आपका आंसर 60 से ऊपर नहीं हो सकता, उसके कम होगा, दैट मींस एचसीएफ, सीधे आप एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, सीधे हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो दो दो का करके निकालो। पहले आप क्या करो, पहले आप निकालो एचसीएफ ऑफ 84 एंड 60, सो 84 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितना 24, रिमाइंडर जीरो नहीं है, सो 60 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48 प्लस 12, रिमाइंडर जीरो नहीं है, सो 24 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, रिमाइंडर जीरो है, मतलब अभी तक हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ चुका है 12, दो नंबर्स को लेके। अब इस एचसीएफ के साथ आप क्या करो थर्ड नंबर के साथ कंटिन्यू करो, ठीक है, तो 3 नंबर्स का एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। अब इस एचसीएफ और 108 मतलब फिर से आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 108 एंड 12, तो 108 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0, ये तो एक ही बार में आ गया, 12 9 जा 108, मतलब अल्टीमेटली जो एचसीएफ आया तीनों नंबर्स का वो आ गया 12, ठीक है। एक कमरे में 12 लोगों को रोक सकते हैं, ठीक, देख लो 12 5 जा 60, 5 कमरे लगेंगे हिंदी वालों के लिए, 12 7 जा 84, 7 रूम्स लगेंगे इंग्लिश वालों के लिए, और 12 9 जा 108, मतलब 9 कमरे लगेंगे मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो सेम नंबर ऑफ पीपल, हर कमरे में 12-12 लोग और सेम सब्जेक्ट के, ठीक। यहां से तो ओरल भी आ गया, 12 5 जा 60, 5 कमरे हो गए हिंदी के लिए, 12 7 जा 84, 7 रूम्स हो गए इंग्लिश के लिए, और 12 9 जा 108, 9 कमरे हो गए मैथ्स के लिए, कितना हो गया ये 9 5 14, 14 7 21। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, क्या करना है आपको यहां पे 60 प्लस 84 प्लस 108 जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेंट्स इन अ रूम, और इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 8 4 12 12 एंड 12, इसके बाद 8 6 14 1 15 1 1 एंड 1 2 एंड डिवाइडेड बाय 12
12 टू जा 24, 125, 12 बन जा 12, मतलब 21 कमरे हमको टोटल चाहिए होंगे। तो चाहे आप ऐसे अलग अलग निकाल दो, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट 60.12, नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट 84.12, नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथमेटिक्स पार्टिसिपेंट्स 109.12, और तीनों का एडिशन कर दो, या फिर आप ऐसे एक साथ निकाल दो, ठीक है। बट मेन है कि हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, इस पे फोकस करना है, ठीक है। आंसर जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 12 इन ईच एंड 12 न्यू स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आपका है, अब इसमें क्या करना है देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, रवि टेक्स 18 मिनट्स टू कवर एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कवर। थोड़ा सा गलत हो गया, ये कोई और नाम करते हैं, इसको कुछ और कर लेते हैं, रोहन, ठीक है। रोहन टेक्स 18 मिनट्स टू कवर वन राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। एक कोई पार्क है, उसमें रोहन और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो रोहन एक चक्कर लगाने में लेता है 18 मिनट, और जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में लेता है 12 मिनट। हमें बताना है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। देखो, पहला चक्कर लगाने में जब रवि यहां पहुंचेगा वो तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन रोहन तब तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो पीछे रह गया, मतलब एक चक्कर लगाने में वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, अब सेकंड में जब आपका रोहन यहां पहुंचेगा तो रवि आगे निकल चुका होगा। कहने का मतलब है क्या वो 12 मिनट के अंदर मिल पाते हैं? ध्यान रखना, अगर छोटा नंबर आपका आंसर हो सकता है या उसके कम, मतलब एचसीएफ, यहां पे छोटा नंबर हमारा आंसर नहीं है क्योंकि वो लोग 12 मिनट में नहीं मिल पाएंगे। रवि 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा बट रोहन उस वक्त कहीं और होगा, मतलब 12 पे वो नहीं मिल पाएंगे, 12 पे वो नहीं मिल पाएंगे, मतलब आंसर आगे जाने वाला है छोटे नंबर से, मींस एलसीएम। तो यहां पर आपको सीधे क्या करना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 निकाल दो आप उसी मेथड से जो भी हमने सीखा है। 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 2 पावर 2 इंटू 3। 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर एंड विद हाईएस्ट पावर। तो 2 दोनों में है, 2 का बड़ा पावर 2 है, 3 दोनों में है, 3 का बड़ा पावर 2 है, मतलब ये आपका हो गया 4 इंटू 9 मीन्स 36 मिनट्स के बाद वो दोनों वापस मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, 12 12 12, रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है, 12 3 36, और रोहन उस वक्त 18 और 18, रोहन 2 चक्कर लगा चुका होगा, मतलब 18 2 36। तो 36 मिनट पे, 36वें मिनट पे वो वापस मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर चेक, करेक्ट, ठीक है। चलो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से। ऑन जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड पता होगा सबको, देयर 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जीटी रोड पे, 3 ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, ठीक है। इस तरह से 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे ब्लिंक करती हैं। एक लाइट आपकी ब्लिंक करती है हर 36 सेकेंड्स पे, एक लाइट ब्लिंक करती है हर 42 सेकेंड्स पे, और एक आपकी ब्लिंक करती है हर 72 सेकेंड्स पे। इन्होंने बोला है कि 9 बजे वो तीनों एक साथ ब्लिंक हुई, दोबारा कभी ये ब्लिंक होगी ये नहीं होगी, कभी ये ब्लिंक होगी ये नहीं होगी, कभी ये ब्लिंक होगी वो नहीं होगी। इन्होंने बोला है कि 9 बजे के बाद वो आपस में कब जलेंगी, एक साथ। मतलब क्या 36 आंसर हो सकता है? ठीक है, सोचो, ये पहले 36 सेकंड पे जलेगी, उस वक्त ये नहीं जली थी, ठीक है, क्योंकि ये हर 36 पे जलेगी, मतलब ये वाली जलेगी 36 पे, फिर 72 सेकंड्स पे। ये वाली पहले तो जली 42 पे, फिर इसके बाद 42 के बाद ये जलेगी 84 सेकंड्स पे, मतलब 36 आंसर नहीं हो सकता। अगर सबसे छोटा आंसर नहीं हो सकता है, मतलब निकालना है एलसीएम, तो 36 को आप जल्दी से कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, फिर 42 को कर देते हैं, 7 6 जा 42, सो 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर 72 पे आ जाते हैं। 36 का डबल होता है, मतलब 2 पावर 3 हो जाएगा एंड 3 पावर 2, ठीक है, 8 9 जा। तो यहां पे जो एलसीएम आएगा, ईच पावर इन्वॉल्व 2 का है तीनों में, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 आ रहा है कहीं ना कहीं, 3 की हाईएस्ट पावर तो 2 है सिर्फ, और इसके बाद 7, सारे फैक्टर्स को लेना है विद हाईएस्ट पावर। कितना हो जाएगा जल्दी से देखो, ये आपका हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 7, 8 9 जा 72, 72 इंटू 7,
सो 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 59, 150, मतलब 504th सेकेंड के बाद वो आपस में फिर से जलेंगी। इन्होंने बोला उस वक्त टाइम क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 504 को सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट कर दो। 6 8 जा 48, 484 और 2, मतलब 8 मिनट में हो गया और 24 क्या हो गया, सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो टाइम बजा होगा 9 बजे वो सारी एक साथ ब्लिंक हुई थी, 8 मिनट 24 सेकंड के बाद दोबारा ब्लिंक होंगी, मतलब उस वक्त टाइम होना चाहिए 9:08 मिनट 24 सेकंड। ये टाइम आपका होना चाहिए सुबह का, ठीक है। जल्दी से आंसर चेक करते हैं, यस 9:08:24। तो ये क्वेश्चंस थे आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने बताया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है और कैसे उसमें प्रॉब्लम्स हम आते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कहां पे एचसीएफ निकालना है, कहां पे एलसीएम। अब आपको जल्दी से इन सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी बुक्स को लेकर जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है, मेक श्योर कि आप उनको कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।